उत्कर्ष जो है वो पूरा कम्प्लीटली प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करनी है हमें जितना हो सके। इसलिए जो थियोरेटिकल पार्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको हमारी जो बुक है उसको रेफ़र करना रहेगा टाइम टू टाइम। ओके। सो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकलिटी है हम आपको डिस्कस करेंगे, और उन चीज़ों को आपको यूज़ करना है लाइव मार्केट में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, सबसे पहले आई होप कि आपके पास पेन एंड पेपर होगा। ठीक है। तो हाउ वी प्रिपेयर चार्ट फॉर नेक्स्ट डे, कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें लगाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए कौन से इंडिकेटर लगाने हैं। ठीक है। सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो मैंने आपको दो टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे, राइट। एक सेकंड। हाँ अंकल। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, ले लो। हाँ हाँ, जीएसटी नंबर मैंने आपको भेजा ना, उस पर करवा देना, है ना। हाँ। ठीक है। सो मैंने आपको दो टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे, एक था आपका स्टैटिक एंड सेकंड वन इज डायनेमिक। ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने बताए थे आपको, उन दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में कैसे अप्लाई करना है हमें। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई करते हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई करते हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये इंडिकेटर मैं निकाल देता हूँ कि फाइन। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाना है। ठीक है। जिस जिसका ट्रेडिंग व्यू बाकी है अभी भी सेट करना, आपको उसको सेट कर लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपको सीपीआर सर्च करना है, सीपीआर। ठीक है। सीपीआर सर्च सर्च करना है, और सीपीआर आपको मिलेगा RR 0 डबल 0 डबल फाइव वाला, उसको आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, मतलब आपके फेवरेट इंडिकेटर में ऐड कर लेना है, तो जिससे कि आपको बार बार उसको सर्च ना करना पड़े। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे सीपीआर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। राइट, अब जब सीपीआर हमने अप्लाई किया है तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे चार्ट के ऊपर बन गई हैं। ठीक है। सो इसमें से कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। सो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो तीन ब्लू लाइंस हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज। ठीक है। अब सेंट्रल पिवोट रेंज क्या होती है, सेंट्रल पिवोट रेंज क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो किसी भी प्राइस पॉइंट का, और हम क्यों सीपीआर को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो
किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है वो एक रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, हर एक प्राइस का एक रेंज होता है। उस रेंज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो प्राइस महंगा है या सस्ता है, ठीक है। उस रेंज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो प्राइस महंगा है या सस्ता है, ठीक है। सो किसी भी चीज़ की प्राइस महंगी कब होती है, जब उसकी एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर वो प्राइस हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसकी प्राइस अभी महंगी हो गई है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम सस्ता कब बोलते हैं, जब उसकी एवरेज प्राइस से उसकी प्राइस लो हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी प्राइस जो है अभी करंटली डाउन है या फिर सस्ती है, ठीक है। सिंपल होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल ले लो आप। जैसे एक प्याज ले लो, ठीक है। क्योंकि प्याज और शुगर दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, कमोडिटीज़ हैं, जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। आप शुगर की प्राइस ले लो, ठीक है। तो शुगर बनता है शुगर केन में से, राइट। अब शुगर केन का जो सप्लाई है, उसको अगर हमने कंट्रोल कर दिया या फिर उसको हमने कम कर दिया, उसका मतलब जो शुगर का आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि जो शुगर की प्राइस है, पर केजी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आप एवरेज प्राइस कैसे निकालते हो किसी प्रोडक्ट की, कि पिछले एक साल में आपने जिस रेट पे किसी प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, आप उस रेट को आप ऐड करते हो, राइट। और उस को ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड करते हो ड्यूरेशन से, तो एक आपको एवरेज प्राइस मिल जाता है, ठीक है। सो मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ 30 रुपये या 40 रुपये किलो है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि मेगा मेगा उसको 40 की रेंज में मुझे मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज अगर आप जाओगे शुगर में, तो आपको 20 रुपये से लेके 40 रुपये तक की रेंज में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर इन केस कोई ऐसा कहाँ चीज़ होती है कि जिसके कारण, एक सेकंड, इसमें दिख नहीं रहा है ये, सो आई हैव टू चेंज इट। सेकंड, इसमें दिख नहीं रहा, एंटायर स्क्रीन आना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा था वो आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो एक एवरेज प्राइस हमें मिलती है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी क्लियर होती है। जब भी उस एवरेज प्राइस के ऊपर कोई हमें प्राइस बोलता है, राइट, सो हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है। या फिर उस प्राइस से नीचे कोई हमें प्राइस बोलता है, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये प्राइस उसकी एवरेज प्राइस से कम है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस उसकी एवरेज प्राइस से ज़्यादा होती है, उसकी एवरेज प्राइस से ज़्यादा होती है, इट मीन्स इस रेट पे कस्टमर्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे लेटेस्ट आप एग्जांपल हो गए, टोमेटो का एग्जांपल है, राइट। लगभग 2 महीने पहले टोमेटो का जो रेट था काफ़ी ज़्यादा हाई फाई चला गया था, ठीक है। सो जहाँ पे टोमेटो जितना कंज्यूम होना चाहिए था, उससे कम लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस उसकी एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो जो कंजप्शन है वो घट जाता है, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। हर एक चीज़ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है, राइट। जैसे मीन प्राइस से उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसके बजट के बाहर चला जाएगा, लोगों के बजट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो उसके डिमांड कम होने से वापस से उसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है। और वो थोड़े टाइम बाद उसकी मीन प्राइस पे आई जाएगी। सिमिलरली जब उसकी प्राइस गिरती है तो क्या होता है, उसकी सप्लाई कम कर देते हैं लोग, डिमांड तो बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आपको 100 की मिल रही थी वो यहाँ पे 50 की मिलेगी। पर जो सेलर्स हैं, ठीक है, वो सेलर्स मोटिवेटेड नहीं होंगे कि जिन्होंने जो चीज़ बेच रहे थे वो लोग 100 में, वो चीज़ अब उनको 40 रुपये में बेचनी है, पर उनको बेचनी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, सप्लाई को होल्ड कर देंगे। तो इट मीन्स सप्लाई बंद होने के कारण उसकी प्राइस वापस से उसकी मेन प्राइस पे उसको आना पड़ेगा। ये सिंपल फाइनेंस है। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी मीन प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, तो उसको मीन प्राइस पे आना पड़ता है, या फिर उससे बहुत ज़्यादा गिरती है तो उसको मीन प्राइस पे वापस आना पड़ता है। तो ये जो मीन प्राइस होती है, ये आपकी एक्ट करती है एज अ मैग्नेट, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, ठीक है। किसी भी प्राइस पॉइंट के लिए ये जो मीन प्राइस होती है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, कि जब प्राइस उससे बहुत ज़्यादा दूर जाएगी तो उसको मीन प्राइस पे आना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा गिरेगी तो उसको
मीन प्राइस पे आना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। समझ में आया इतना? रेज योर हैंड्स। ठीक है, हमने जिस कॉन्सेप्ट को समझा, अभी अगर आप देखोगे मार्केट में क्या होता है, सीपीआर क्या है, सीपीआर भी वही एक मीन प्राइस है। ठीक है, सीपीआर के अंदर 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल पिवट के अंदर हम 3, बेसिकली जो पिवट पॉइंट है वो स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आते हैं। और पिवट पॉइंट होते क्या थे, ठीक है, उस पिवट पॉइंट को आपको कैसे ड्रॉ करना है, आप अगर देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको सीपीआर को बंद कर दीजिए, आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है पिवट। यहाँ पे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये ट्रेडिंग व्यू के द्वारा प्रोवाइड किया गया इंडिकेटर है, आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, ये पिवट पॉइंट को ड्रॉ कर देगा। आप उसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आएगा आपको ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, हमें ट्रेडिशनली अप्लाई करना है, जिसमें पी होता है पिवट, फिर S1 S2 S3 S4 S5 और R1 से R5। ठीक है, सो बेसिकली पी क्या होता है, पी एक मीडियम यानी जो एवरेज प्राइस होती है वो होती है पिछले दिन की। पी इज़ अ पिवट पॉइंट। ठीक है, ये जो पिवट लाइन होती है पिछले दिन की एवरेज प्राइस होती है, मतलब कि पिछले दिन, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो पिछले दिन के दौरान जो भी आपका हाई प्राइस होगा, ठीक है, पिछले दिन में जो भी आपका हाई प्राइस होगा, जो लो प्राइस होगा, ठीक है, प्लस क्लोज प्राइस होगा। ठीक है, हाई, लो प्लस क्लोज प्राइस होगा, उन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये मीन वैल्यू आ जाती है पिछले दिन की। ये हाई प्राइस, लो प्राइस और जो आपकी क्लोजिंग प्राइस आई, इन तीनों को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 3 से। तो जो पॉइंट आपको मिलता है वो होती है आपकी ये नेक्स्ट डे पिवट लाइन। ठीक है, ये पिवट लाइन ऐसे बनती है, कल के दिन का हाई, लो और जो क्लोजिंग प्राइस आया उसको कैलकुलेट करते हैं और उसकी एवरेज प्राइस निकालते हैं, मतलब 3 प्राइस पॉइंट डिवाइडेड बाई 3, तो आपको मिलती है पिवट पॉइंट यानी पिवट लाइन मिलती है। ठीक है, सो इस पिवट लाइन का मतलब होता है कि ये है आपकी एवरेज प्राइस, कल के प्राइस के हिसाब से ये जो लाइन है आपकी एवरेज प्राइस। ठीक है, अब दूसरे दिन जब आप देखते हो इसको, ठीक है, दूसरे दिन जब आप देखते हो इसको तो प्राइस वहाँ पे आई है, एक सेकेंड, आई हैव टू ओपन इट। ठीक है, सो दूसरे दिन क्या हुआ है कि ये जो प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, दूसरे दिन क्या होता है कि प्राइस मीडियम प्राइस के ऊपर जो मीन प्राइस है उस पर खुलती है, वहाँ से नीचे गए और आप देखोगे कि प्राइस अपने मीन प्राइस से काफ़ी दूर ट्रेड कर रही है यहाँ पे, बट फाइनली उसको उस मीन प्राइस के पास आना पड़ा। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, ये पिवट पॉइंट है, राइट, प्राइस उससे काफ़ी दूर ट्रेड करने लगी और फाइनली उसको कहाँ ट्रेड होके जाना पड़ा, उसकी मीन प्राइस पे जाना पड़ा। ठीक है, ये आपका पिवट पॉइंट है। सो ऐसी चीज़ आपको हर रोज़ देखने मिलेगी, राइट। सो आपको ऑलरेडी पता होता है कि प्राइस जब दूर होती है तो कहाँ जाएगी, वो उसकी मेन प्राइस पे जाएगी। तो एज ए ट्रेडर हमें एक ऐसा एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस मिल जाता है कि जहाँ पे प्राइस जाती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे, राइट, कि ये आपका पिवट पॉइंट है और मार्केट काफ़ी नेगेटिव खुला, तो जब भी न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड मार्केट कंडीशन जिसमें हम डायरेक्शनल मार्केट कंडीशन को देख रहे हैं, और एक होता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो उस टाइम पे मार्केट किसी भी जो आपका कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी दिन होंगे आपको जब भी आपको प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उनको मार्केट फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर रोज़ उन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, हाँ, बट मार्केट यूजुअली उनको फॉलो करता ही है। जैसे इस दिन पे प्राइस S1 पे सपोर्ट लेके सीधा आपके पिवट पॉइंट के पास गई। ठीक है, सो 5 दिन हमने देखे, उसमें सिर्फ 2 दिन ऐसा था कि प्राइस हमारे पिवट पॉइंट के पास नहीं थी। ठीक है, और अगर आज का देखोगे तो आज हमारी प्राइस जो है आपके एवरेज प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही थी। ठीक है, उससे ज़्यादा दूर थी ना, ज़्यादा उसके, ना ही अपसाइड ना ही डाउनसाइड, प्राइस उससे दूर गई नहीं है ना।
सो ये है आपकी प्राइस थ्योरी। प्राइस बेसिकली किसी भी चीज़ की प्राइस हो वो हमेशा उसकी मीन वैल्यू पे आती है, ठीक है। अब ये मीन वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट काम करता है बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में, काम करता है कमोडिटीज़ में, काम करता है, क्योंकि कमोडिटीज़ एक सप्लाई एंड डिमांड से चलने वाली एसेट क्लास है, ठीक है। सो ये चीज़ आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखोगे, इस चीज़ को आप स्टॉक्स पे देखोगे तो आपको ये चीज़ देखने मिलेगी, राइट। सो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? फर्स्ट पिवट पॉइंट मीन वैल्यू जो है, अगर प्राइस यहाँ से ट्रेड करके यहाँ जाएगी तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, वहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है। अगर पिवट पॉइंट आपका नीचे है तो प्राइस जब इसके ऊपर आएगी तो उसको एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस आपकी ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट बताया था वो सेम यहाँ पे रहने वाला है। द ओनली डिफरेंस इज कि पिवट पॉइंट ऊपर है या नीचे है, ठीक है। अगर पिवट पॉइंट यहाँ पे है और प्राइस इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रही है, इट मीन्स इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट एंड प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है और तो ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और यहाँ से प्राइस वापस नीचे जा सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब प्राइस यहाँ से वापस पिवट पे आती है तो लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और जब प्राइस यहाँ से बढ़ के वापस पिवट पे आती है तो यहाँ पे लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जो दोनों ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं ट्रेडिंग के, ओके। अब इसी चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में यूज़ करने के लिए देखो, पिवट पॉइंट हमारा ये है, प्राइस उसके ऊपर जाके ट्रेड करके आई नीचे। अब काफ़ी लोगों ने अगर यहाँ ट्रेड लिया होगा, ठीक है, सिंपल सेल का ट्रेड, तो उनके एसएल रखे होंगे उन्होंने यहाँ पे, तो उनके सबके एसएल हिट कराएं और उसके बाद प्राइस गिरी है, ठीक है। सो जब भी आप ऐसे टाइट एसएल्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा ट्रेड क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड पेयर को ट्रेड करते हो तो ये आपका सेलिंग जोन होगा और एसएल होगा आपका ये होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपका एसएल होगा। तो स्टैंडर्ड पिवट में क्या होता है कि जो आपके एसएल है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, वो सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए उसका अपग्रेडेड वर्जन है सेंट्रल पिवट रेंज। जो सेंट्रल पिवट रेंज में क्या होता है कि जो पिवट की लाइन आपको एक ही लाइन मिल रही है, उसकी जगह पे हम उसको रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि ये रेंज है वो सीपीआर की रेंज है। मतलब हम इस लाइन को जो मीन वैल्यू समझ रहे थे उसकी जगह पे हम इतने बड़े प्राइस एरिया को मीन वैल्यू समझते हैं, और इस प्राइस एरिया में जब प्राइस मार्केट आएगा तो हम इस प्राइस एरिया को उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सीपीआर को ड्रॉ करते हैं मार्केट पे, ठीक है। अब उस रेंज को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने दो पिवट और बनाए, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही पिवट पॉइंट है जिसको हम सेंट्रल पिवट बोलते हैं। इसके अलावा हमने दो पिवट और ड्रॉ करे, जिसमें एक होता है टॉप सेंटर पिवट, एक होता है बॉटम सेंटर पिवट, ठीक है, राइट। तो टॉप सेंटर पिवट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन आपको मैन्युअल नहीं करनी है, बट इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। सो टॉप सेंटर पिवट कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे जो पिवट आया, पिवट कैसे फाइंड आउट किया हमने, हाई लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3, वो आपकी पिवट की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, पिवट कैसे कैलकुलेट किया हमने, पिवट इज इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो आपका पिवट आ गया। इसमें से हमने टॉप सेंटर कैसे फाइंड आउट किया, तो टॉप सेंटर कैसे फाइंड आउट किया, पिवट माइनस बॉटम सेंटर ब्रैकेट में प्लस पिवट, ओके। और बॉटम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बॉटम सेंटर आपका मिलता है हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पिवट फाइंड आउट किया, फिर आपने बॉटम सेंटर बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करी, उसके बाद आपने टॉप सेंटर फाइंड आउट किया। अब कई बार ऐसा होगा कि ये जो टॉप सेंटर की वैल्यू है वो बॉटम सेंटर से कम आएगी, तो इन दैट केस जो भी आपकी दो वैल्यूज़ होती हैं, जो हाईयर वैल्यू होगी उसको आप टॉप सेंटर मानोगे, जो लो वैल्यू होगी उसको आप बॉटम सेंटर मानोगे, ठीक है। इन दोनों कैलकुलेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो टीसी की वैल्यू आनी चाहिए वो आती है कम कंपेयर टू बॉटम सेंटर की वैल्यू, ठीक है। इन दैट केस आपकी जो वैल्यू होती है
राइट। जो हाई वैल्यू होती है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी टॉप सेंटर, और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी बॉटम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो CPR1 इसको, और CPR2, ठीक है। इन दोनों को फाइंड आउट करने का, और दोनों में से जो हाई आया वो आपका बन जाएगा टॉप सेंटर, और जो लो आया वो आपका बन जाएगा बॉटम सेंटर, ठीक है। तो ये है आपकी मैन्युअल कैलकुलेशन, ठीक है। अभी आपके लिए इतना अच्छा है कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में ये सारी की सारी चीज़ें प्री डिफाइंड कैलकुलेशन में मिल जाती है। तो क्या करना है हमें, यहाँ से जो मैंने स्टैंडर्ड प्लॉट लगाया उसको हम बंद कर देंगे, और जो CPR था उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब CPR की सेटिंग्स को देख लो एक बार। CPR की सेटिंग्स में क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहले 100 डेली पिवोट्स, 100 वीकली पिवोट्स, 100 मंथली पिवोट्स। तो मंथली पिवोट को बंद करेंगे, वीकली पिवोट को बंद कर देंगे। प्रीवियस डे हाई लो दिखाना है, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई लो दिखाना है, नहीं दिखाना है। प्रीवियस मंथ हाई लो, आपके हिसाब से आप किस एसेट क्लास को ट्रेड कर रहे हो। इंट्रा डे के अंदर मुझे सिर्फ डेली लेवल लेवल चाहिए, डेली हाई एंड लो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टाइल में आ जाइए। यहाँ पे आपको, यहाँ पे D फॉर डेली, TC मतलब टॉप सेंटर, पिवट पॉइंट एंड देन बॉटम सेंटर। तो जो मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, पिवट, टॉप सेंटर एंड बॉटम सेंटर, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। अब मुझे उनको हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उनकी थिकनेस बढ़ा दूंगा एक एक पॉइंट, ठीक है। ओपेसिटी आप अपने हिसाब से डाउन या आप कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से इनको डिफाइन कर सकते हो, राइट, कि कैसे आपको चार्ट में रखना है इनको, राइट। मैं अपने हिसाब से इनको थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे पूरे चार्ट में इनको देखना है हाईलाइट होते हुए, कि मेरा ध्यान उनके ऊपर जाए। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको थिकनेस बढ़ा देंगे थोड़ी, और ओपेसिटी डाउन कर देंगे, तो ध्यान जाए बट इतना ना जाए कि हमें पूरे चार्ट में सिर्फ और सिर्फ CPR ही दिखता हो। ओके। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो CPR की रेंज है, ये 3 पॉइंट की जो रेंज है वो हमें अभी क्लियर दिख रही है। तो इसके पहले जब हमने ट्रेडिशनल पिवोट लगाया था और CPR बंद था उस टाइम पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पिवोट पॉइंट दिख रहा था जो कि सिंगल था, ठीक है। सिर्फ पिवोट पॉइंट दिख रहा था, और आपको दिखेगा कि प्राइस उसके ऊपर जाके ट्रेड करके नीचे आई है। आपको यहाँ पे कौन सा लेवल है वो नहीं दिख रहा है, कि क्यों प्राइस यहाँ तक गई है, क्या लेवल था वहाँ पे, ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ पे CPR को अप्लाई करते हो, ठीक है, और पिवोट को बंद करते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि यहाँ पे हमारा टॉप सेंटर था, ठीक है, जिसके कारण प्राइस हमारे टॉप सेंटर को टच करके उस पर वापस से रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है। सो पिवट पॉइंट में जो आपको सिंगल लाइन मिल रही थी, यहाँ पे आपको CPR के अंदर एक रेंज मिल जाती है जो आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ये रेंज, ठीक है। समझ में आया इतना, राइट। तो ये आपकी CPR। अब विथ CPR आपके आते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट कौन से, पिवट जो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स में आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा डेली R1, डेली R2, डेली R3, डेली R4, डेली S1, S2, S3, S4। मतलब CPR के ऊपर 4 रेजिस्टेंस के लेवल देगा वो, और CPR के नीचे 4 रेजिस्टेंस के लेवल, सपोर्ट के लेवल देगा वो, जो कि नीचे की साइड मिलेंगे। हमें वीकली टॉप्स एंड वीकली पिवट नहीं चाहिए, मुझे वीकली कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं चाहिए, ठीक है। सो उसको हम कर देंगे बंद। W फॉर वीकली, M फॉर मंथली, तो मुझे कोई मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं चाहिए, उसको भी हम कर देंगे बंद। यहाँ पे हम इंटरडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, ना कि हम यहाँ पे प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ एंड प्रीवियस मंथ लो को डाउन कर देंगे, ठीक है। अब जो हाई होता है प्रीवियस डे हाई, तो उसको मैं रखता हूँ रेड कलर का, उसका रीज़न है, और उसकी भी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो द रीज़न इज़ कि उसको हम रेड कलर का क्यों रखते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वहाँ पे जाके गिरने की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो हाई प्राइस है, मतलब ये एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा। तो उसको मैं एज ए रेड कलर रखता हूँ, ठीक है। दूसरा आता है आपका यहाँ पे प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो को मैं ग्रीन रखता हूँ, क्योंकि वो हमें एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, ठीक है, और उसकी भी थिकनेस बढ़ा देते हैं। तो आप इस पूरे सेटअप में देखोगे तो जो पतली पतली लाइंस हैं, ठीक है, वो आपके 4 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ, और जो रेड लाइंस है 4 सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है।
बट यहाँ पे जो मैंने लो मार्क किया ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, और जो रेड कलर है वो प्रीवियस डे का हाई। सो ये है आपका प्रीवियस डे का लो, और ये आपका प्रीवियस डे का हाई। तो हमने एक प्राइस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको हमने मीन वैल्यू ली, ओके। उसके ऊपर हमने एक हाई प्राइस रखा जो प्रीवियस डे का हाई है, उसके नीचे मैंने एक लो प्राइस रखा जो प्रीवियस डे का लो है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप हमारे लिए बनता है, ठीक है। ये क्या ट्रेड सेटअप बनता है, राइट। सो जब भी प्राइस, इस ट्रेड सेटअप को बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा इसमें बनता है, ठीक है। सिंपली इसको किस में ट्रेड किया जाता है, पहली बात, ये 24 घंटे के मार्केट में आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा नहीं, क्योंकि 24 घंटे के मार्केट में ये कभी ना कभी ब्रेक हो चुका होगा, इसकी इंपॉर्टेंस चली जाएगी। बट जो रेगुलर मार्केट होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स हो गए आपके, ठीक है, कमोडिटी, इवन कमोडिटीज़ में ये काम करता है, ठीक है। सो जो भी सप्लाई एंड डिमांड वाले मार्केट है उसमें अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है। फर्स्ट थिंग कि जो प्राइस है आपकी, ठीक है, अगर प्राइस आपकी यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, ये ओपन प्राइस है, तो उसके तुरंत ऊपर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एज ए इम्पोर्टेंट एरिया या फिर इम्पोर्टेंट लेवल कंसीडर किया है। तो प्राइस के ऊपर इम्पोर्टेंट लेवल है, इट मीन्स वी नो दैट कि प्राइस यहाँ पे जाके गिर सकती है, ठीक है। मतलब कि आपने एक लेवल, तीन लेवल आपने मार्क कर लिए, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया, सीपीआर की रेंज मार्क कर ली, और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लिया, ठीक है। ये तीन चीज़ को हमने चार्ट पे लगा लिया। अब आपको देखना है कि प्राइस खुलती कहाँ पे। अगर प्राइस एग्जैक्ट इसके नीचे खुल रही है, इट मीन्स इसके तुरंत बाद क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। अगर प्राइस उसको टच करेगी या फिर वहाँ जाएगी, तो वहाँ से वापस से आपको कौन सा लेवल मिल सकता है, नेक्स्ट लेवल जो रहेगा आपको प्रीवियस डे लो का मिल सकता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाती है तो क्या करेगी, यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको प्रीवियस डे हाई का लेवल मिलेगा, ठीक है। दोनों टाइप के ट्रेड आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है सिंपली, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंपल प्राइस एक्शन देखा हमने क्या हो रहा है, ठीक है। सो प्राइस ओपन हुई यहाँ पे, क्योंकि रेड कैंडल है तो प्राइस ऑब्वियसली ओपन यहाँ हुई है, क्लोज यहाँ हुई है, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, ठीक है। कैंडल्स आपको समझ में नहीं आता तो आपको बुक पढ़नी है, जितना ज़्यादा हो सके आपको टाइम स्पेंड करना है बुक के ऊपर। आपको नहीं समझ में आता है, सिर्फ पढ़ के रखो उसको, ठीक है, ट्रांसलेट करके पढ़ो, बट उसको पढ़ो, ठीक है। तो ये हाई पॉइंट है, प्राइस ने क्या किया, ओपन यहाँ हुआ आपका मार्केट, आज के दिन में निफ्टी ओपन यहाँ हुआ, यहाँ तक का हाई बनाया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, सीधा यहाँ पे सेलिंग एंटर हुई, प्राइस गिर गया। तो जब हमें पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे प्रेशर बना था मार्केट में, जिसके कारण प्राइस वापस गिरा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे सेल करके प्रीवियस डे लो तक का टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको पहले कैंडल ने दे दिया था, राइट। फिर से यहाँ पे रिट्रेस मिला और आपको एक अच्छा खासा नीचे दूसरा, ये जो लो लेवल था आपका सपोर्ट वन, वो टारगेट आपको मिल सकता था, ठीक है। सो आप जब देखते हो कि एक लेवल ब्रेक हुआ, एक लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो नीचे की तरफ कौन सा लेवल मिलेगा, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर की तरफ कौन सा लेवल मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करनी है ना। अगर प्राइस यहाँ पे है तो आप, अगर ऊपर जा रहा है तो आप इस लेवल को देखोगे, इस लेवल पे अगर आपको सेलिंग दिख रहा है तो आपको यहाँ तक का ट्रेड मिल जाएगा। इस लेवल पे अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ब्रेक इन द सेंस कि इसी मोमेंटम में इसको जाके ब्रेक कर जाता है और फिर उसके बाद रिटेस्ट करता है, तो आपको वापस से यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का बाय ट्रेड मिल जाएगा। सिंपली आप तीन लेवल में मार्केट को डिवाइड करके ट्रेड करो, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ इसी सेटअप में, ठीक है। रोज़ ये ट्रेड नहीं देगा आपको ये सेटअप, और 5 दिन में से 3-4 दिन आपको सेटअप देगा जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, ठीक है। हम मार्केट में ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि जिससे हमें कभी नुकसान नहीं हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बट एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा प्राइजेक्शन का सेटअप जो आपको जनरली नॉर्मल डे पे प्रॉफिट देता है, तो एक यही है। आप प्राइस को तीन एरिया में डिवाइड करते हो, एक आपका प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सीपीआर, और उसके बाद आप पिवट मार करके रखते हो। तो अगर पिवट को पॉइंट के पास अगर मार्केट जा रहा है तो आप उसको एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, ठीक है। अगर सपोर्ट पे तो उसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करोगे, तो सिंपल है, ठीक है।
सो CPR को आपको चार्ट पे लगाना है और इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो मार्केट को। ठीक है, अब सिंपली एक प्लेलिस्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या आपकी वॉच लिस्ट बनानी है। ठीक है, आप जब आपके ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो वहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है, उसका नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी लगा रखा है, इन दोनों के फ्यूचर्स लगा रखे हैं। और उसके बाद मैंने जो कंपनियों को मैं फॉलो करता हूँ वो सब लगा रखे हैं। ठीक है, सो आप भी इनको अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब ये कंपनीज मैंने कैसे फाइंड आउट की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो एक होता है बीटा वैल्यू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू क्या होता है? ठीक है, कि जो स्टॉक्स निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो अगर निफ्टी की प्राइस 1 रुपये बढ़ती है तो उस स्टॉक में कितने रुपए का डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर हाई बीटा स्टॉक होगा तो निफ्टी के 1 रुपये के प्राइस के साथ उसका 2 से 3 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। अगर लो बीटा स्टॉक होगा तो निफ्टी के प्राइस फ्लक्चुएशन से उसके अंदर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो हाई बीटा का मतलब होता है हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या होता है कि प्राइस कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। अगर प्राइस एक रेंज में है तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, है ना। एज ए ट्रेडर हमें क्या चाहिए, हमें हाई वॉलेटाइल एसेट क्लास चाहिए, कि जो वॉलेटिलिटी मिलती है, जो डिफरेंस मिलता है प्राइस का, उस प्राइस डिफरेंस को हम ट्रेड करें और उसके अंदर हम प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, जैसे कि आप आज का मार्केट आप निफ्टी का देखोगे तो वो एकदम साइडवेज मार्केट है। वो जो साइडवेज मार्केट है उसमें अंदर आपको कुछ भी कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा था, कॉन्स्टेंटली इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा जो दिन होता है, राइट, राइट, ऐसा कोई चार्ट होगा तो उसमें आप कमाओगे कब? आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी नहीं। आपको चाहिए मोमेंटम, एक अच्छा खासा रेंज का मोमेंटम चाहिए, प्राइस ऊपर नीचे जाए, राइट, तो हमें कमाने मिलता है। इसलिए हम हमेशा हाई बीटा स्टॉक्स जो होते हैं उनको मार्क करते हैं। जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं उनको हम मार्क करते हैं, समझ रहे हो। हाई बीटा स्टॉक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं बता देता हूँ, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि हम हाई बीटा स्टॉक्स को इस टाइप से मार्क करते हैं इंडिया में। ओके, अब बीटा वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जाना है सिंपली टिकर टेप पे, राइट। अभी तक आपके पास इतने सारे एसेट आ गए हैं, इतने सारे टूल आ गए हैं कि आपको सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। ठीक है, आपको टिकर टेप पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके स्क्रीनर पे जाना है। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करना है। स्टॉक स्क्रीनर में यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ गए, टिकर टेप पे गए, वहाँ पे मुझे स्टॉक्स दिखने लगे। यहाँ पे आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से। तो मैं अभी कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया मैंने, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप का। ठीक है, स्टॉक यूनिवर्स के अंदर मैं क्या देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स मुझे चाहिए यहाँ पे। तो ये जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे जिसकी मार्केट कैप है यहाँ तक है, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे कितने स्टॉक्स आ रहे हैं अराउंड, यहाँ पे 50 स्टॉक्स आ रहे हैं। क्योंकि 50 क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट कैप में कोई फ़िल्टर मारा नहीं है। ठीक है, आप सेक्टर का फ़िल्टर मार सकते हो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कितना है, कम्युनिकेशन में कितना है, किस सेक्टर में कितनी कंपनीज हैं, आपको पता चल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, राइट। आप यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करते हो बीटा का, तो हम सर्च करेंगे BETA। यहाँ पे बीटा का फ़िल्टर अप्लाई करना है, सो दिस इज़ अ बीटा, राइट। अब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव दो बीटा वैल्यू हमें मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप लो बीटा स्टॉक देखोगे तो ये TCS का स्टॉक है, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब क्या है, लो बीटा स्टॉक्स हैं। मतलब कि निफ्टी के मूवमेंट के साथ इनका जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, इनका मूवमेंट जो होता है, इनका बीटा वैल्यू जो है 0.55 समथिंग है। मतलब निफ्टी की वॉलेटिलिटी के साथ इनका मूवमेंट जो होता है इतना ज़्यादा मूव नहीं करते ये लोग निफ्टी के साथ। ठीक है,
सो जो लो बीटा स्टॉक्स होते हैं वो जनरली साइडवेज या फिर बहुत टाइम में मूव करते हैं या फिर किसी न्यूज़ के कारण मूव करते हैं। ठीक है, हम मिड साइज बीटा देखते हैं, यानी 0.60 से 1.0 की जो बीटा वैल्यू उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इतनी सारी कंपनी मिलेंगी, 19 कंपनीज जो है। ठीक है, आप उसको मार्केट कैप के हिसाब से डिफाइन कर दो, सबसे बड़ी बड़ी कंपनी आपको यहाँ पे दिखने लगे। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 0.6 से लेके हम देखते हैं 2 तक का बीटा। ठीक है, वी नो कि हमें अप टू 2 का बीटा अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे जिन जिन कंपनियों का बीटा वैल्यू 2 तक है वो मुझे मिल जाएगा। एक मुझे बजाज फाइनेंस मिला, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, एक्सिस, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइज। राइट, अब ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आप जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद जिनके ऑप्शंस या फ्यूचर्स ज़्यादा ट्रेड होते हैं वो आपको मिलेगी बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी, क्योंकि इनकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होती है। निफ्टी या बैंक निफ्टी के मूवमेंट के साथ इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप इस सीक्वेंस में आपकी प्लेलिस्ट बना सकते हो। राइट, इस सीक्वेंस में आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो, और रोज़ उनको देखोगे, रोज़ आपको इनको ही देखना है। ठीक है, विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये हाई बीटा का स्टॉक्स हैं, हाई बीटा कंपनीज हैं, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में। ठीक है, इतनी कंपनीज को और इनको डेली ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये समझ रहे हो। अब आता है आपका सेटअप। यहाँ पे सेटअप हो गया हमारा, सीपीआर का सेटअप हो गया, प्रीवियस डे हाई का सेटअप हो गया, प्रीवियस डे लो का सेटअप हो गया। इट मीन्स कि हमने जो भी स्टेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे उनको फिलहाल मार्क कर लिया, हाई लो मार्क कर लिया प्रीवियस डे का, हमने सीपीआर को मार्क कर लिया, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काफ़ी अच्छे ऊपर एंड नीचे लेवल्स हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेड सेटअप आपको इस सेटअप के अंदर मिलेगा। राइट, अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, आपने चार्ट पे इन चीज़ों को लगा लिया, इसके अलावा आपको क्या करना है। राइट, इसके अलावा आपको क्या करना है कि स्विंग पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। स्विंग पॉइंट कौन से होंगे कि जहाँ से मार्केट ड्रास्टिकली नीचे या ऊपर गया है उसको, और वो आपको कल के लिए देखने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले, और जिसको मार्केट ने पेनिट्रेट ना किया वैसे एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला एक स्विंग पॉइंट था जिसको हमने उस दिन डिस्कस किया था। अगर इस स्विंग पॉइंट को आप देखते हो, राइट, तो ये स्विंग पॉइंट आपको नेक्स्ट डे भी इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि जितनी बार भी प्राइस यहाँ पे जा रही है वहाँ से गिर रही है। ठीक है, आप इसको कंसीडर करके रखो। अब अगर आप इस प्राइस को लेते हो स्विंग पॉइंट की तरह, ठीक है, इस प्राइस को अगर आप लेते हो स्विंग पॉइंट की तरह, तो एक्चुअली हुआ क्या कि कल के दिन के अंदर ही इस स्विंग के अंदर क्लोजिंग आ गई हमारी। ठीक है, कल के दिन के अंदर क्या हुआ, इसी प्राइस में हमारे पास एक क्लोजिंग आ गई, इसके नीचे एक क्लोजिंग आ गई, जिसके कारण ये जो प्राइस है वो ब्रेक हो गई। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं। तो आपके पास सीपीआर है, आपके पास प्रीवियस डे हाई है, आपके पास प्रीवियस डे लो है, साथ में आप स्विंग पॉइंट्स को भी कंसीडर करो। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, जिसको हम सप्लाई एंड डिमांड जोन की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर अगर प्रैक्टिकलिटी देखें तो कैसे हम उसको मार्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने अगर मार्केट को देखा, यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं प्राइस को। ठीक है, हमें पता है प्राइस ओपन यहाँ हुई है। ठीक है, इट इज़ ओपनिंग पॉइंट, दिस इज़ अ क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, यहाँ पे प्राइस ने एक नेगेटिव टर्न लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं, ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं उनको कंसीडर करके, ये जो टॉप पॉइंट को कंसीडर करके एक कैंडल की बॉडी तक हम एक एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कैंडल की बॉडी तक हम एक एरिया मार्क करते हैं। अब हमें इस एरिया में क्या करना है, हमें देखना है कि इस एरिया के अंदर ये जो विक है, ठीक है, इस विक के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही है इसके ऊपर, इट मीन्स कि ये एरिया जो है ये अभी वैलिड रहेगा, ये जो एरिया है ये वैलिड रहेगा। अदरवाइज ये क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा हमारे लिए। क्लोजिंग का मतलब होता है कि कोई कैंडल आपको इस टाइप से क्लोजिंग दे दे इस पूरे एरिया के ऊपर। ठीक है, इट मीन्स कि जो विक एरिया था वो फिल हो गया अब कैंडल की बॉडी से,
तो अब ये एरिया हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस का रहता नहीं है, मतलब ये एरिया ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इनकेस सिर्फ और सिर्फ कोई कैंडल बनती है यहाँ पे, ठीक है, कोई कैंडल बनती है, ओके, इसको ओके, अगर कोई कैंडल बनती है यहाँ पे इस टाइप से, है ना, और उसकी विक रहती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एरिया हमारे पास अभी भी वैलिड है। यहाँ पे जो ऑर्डर पड़े थे अभी भी ऑर्डर पूरी तरह एग्जीक्यूट हुए नहीं है। जब तक कि कोई कैंडल इस विक एरिया को पूरा का पूरा कवर नहीं कर लेती कैंडल की बॉडी, तब तक वो एरिया हमारे पास वैलिड एरिया की तरह रहता है। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपने इसको एज अ सप्लाई एरिया मार्क किया, क्योंकि सप्लाई एरिया कौन सा होता है, जहाँ से जो मैंने आपको प्राइस वैल्यू बताई आपको, ठीक है, प्राइस थ्योरी बताई, उसमें क्या था कि एक मीन प्राइस थी, ये हाई प्राइस थी, लो प्राइस थी, बहुत ज़्यादा हाई जाएगी मीन से तो यहाँ पे प्राइस गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी। किसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, जो बेचने वाला है उसको फ़ायदा मिल रहा है, पर जो खरीदने वाला है वो इतना मोटिवेट होगा नहीं। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि खरीदने वाले को फ़ायदा है, सस्ते में मिल रहा है माल, पर बेचने वाला इतना मोटिवेट नहीं होगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके कारण ही कोई भी प्राइस उसकी मेन वैल्यू पे आती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, राइट। ये जो प्राइस पॉइंट था यहाँ से गिरा मार्केट, इट मीन्स यहाँ पे क्या बढ़ा, सप्लाई बढ़ गया, पर जो खरीदने वाले थे वो इतना मोटिवेटेड नहीं थे इस प्राइस पे, जिसके कारण प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं कि प्राइस जब इस एरिया में वापस जाती है, हमारे सप्लाई एरिया में जब वापस जाती है, तो क्या रिएक्ट करती है वहाँ से। ठीक है, मैंने जो आपको बोला कि कोई कैंडल जो है उसकी बॉडी उसके ऊपर क्लोज नहीं आनी चाहिए, हमारे सप्लाई एरिया के ऊपर किसी कैंडल का क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग आता है तो वो एरिया हमारे लिए वैलिड रहता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई एरिया बन गया। ठीक है, राइट। नाउ जो मैं आपको कहना चाहता था, राइट, ये आपका एक सप्लाई एरिया था कि इस प्राइस पे प्राइस जैसे जा रही है वहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इस प्राइस को क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देती इस एरिया में तो ये एरिया हमारे लिए वैलिड रहता नहीं। ठीक है, तो सप्लाई एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन जब आप मार करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो सप्लाई एंड डिमांड जोन वैलिड है या वैलिड नहीं है। वो वैलिड तब तक रहेगा जब तक कि कोई कैंडल उसको क्लोज नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार लेवल आ गए। चार लेवल कौन से आए हमारे पास, एक आया आपका प्रीवियस डे हाई, एक आया आपका सीपीआर, दूसरा है प्रीवियस डे लो, और इसके अलावा आपने जो सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करे वो, ओके, इसके अलावा जो भी सप्लाई एंड डिमांड जोन आपने मार्क करे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने ये वाली जो वीक है, अगर आपको इसको कंसीडर करते हुए ऐसा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एज अ डिमांड जोन कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें डिमांड दिख रही है। ठीक है, डिमांड पॉइंट कैसे दिखेंगे, ये जो पिन बार होती है वो आपको डिमांड दिखाएगी। कैसे, कि प्राइस इसके नीचे जाने का ट्राई कर रहा था बट बायर्स ने खींच के उसको ऊपर क्लोजिंग दी, इट मीन्स यहाँ पे डिमांड थी। ठीक है, उस चीज़ को आपने खींच लिया, राइट। हुआ क्या यहाँ पे कि प्राइस जब इस एरिया में वापस आई, यहाँ पे टच करा, तो वहाँ से प्राइस वापस बढ़ गई। ठीक है, राइट। सो ये जो आपका डिमांड जोन था, जो आपका दूसरे दिन भी वैलिड एरिया था, दूसरे दिन भी आपका वैलिड डिमांड जोन था, और इस डिमांड जोन को किसी भी कैंडल ने या फिर इस प्राइस पॉइंट को किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, राइट। सो आप ऐसे भी उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए आप क्या करोगे, ये आपका एक बन जाएगा बढ़िया डिमांड एरिया। ठीक है, सो कल के दिन में आप क्या करोगे, पहले से ही इस एरिया को कंसिडर करके चलोगे, और कल सुबह के टाइम पे जो सीपीआर बनेगा, जो आपका प्रीवियस डे हाई बनेगा, प्रीवियस डे हाई क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, प्रीवियस डे लो एरिया बनेगा, तो प्रीवियस डे लो जो होगा आपका, वो कोइंसाइड करेगा आपके इस डिमांड जोन के साथ। तो आपको दो कन्फ्लुएंस मिलेंगे, एक ही जगह पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। आपको प्रीवियस डे यानी आज का क्लोज लो प्राइस भी मिल रहा है, प्लस आपको एक डिमांड जोन भी मिल रहा है।
ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी, है ना। सो आपको इतने सारे पॉइंट मिल गए कल के दिन में ट्रेड करने के लिए। आपके पास प्रीवियसली पता है कि हम इन एरियाज़ को ट्रेड करेंगे, जब इन एरियाज़ पे प्राइस आएगा तब हम उनको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। सो आपको मैंने 3 पॉइंट बताए, प्लस आपको सप्लाई एंड डिमांड एरिया बताया, जिसको आप नेक्स्ट डे मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं चार्ट कैसे प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। सीपीआर तो ऑलरेडी लगा होगा, तो जब सीपीआर कल के दिन में मार्केट खुलेगा तो सीपीआर मुझे ये प्रीवियस डे हाई लेवल, प्रीवियस डे लो लेवल और इसका जो सीपीआर जोन होगा वो बता देगा, ठीक है। बट मैं खुद से जो सप्लाई एंड डिमांड एरियाज होते हैं उनको मार्क करता हूँ, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को मैं कैसे मार्क करता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया था जहाँ से प्राइस मुझे पता है वापस से यहाँ पे बायर आ रहे थे, ठीक है। तो आप जो एक्सट्रीम स्विंग एंड लोज एंड हाई होते हैं उनको मार्क कर लो। तो ये हो गया मेरे लिए, कौन सा एरिया हो गया ये मेरे लिए, डिमांड एरिया। क्यों? क्योंकि प्राइस इसको टच करके वापस अपने मीन वैल्यू पे जा रही है, तो यहाँ से क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने सप्लाई जोन की तरफ। तो सप्लाई जोन हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप देखो प्राइस पॉइंट पे ये जो हाईएस्ट प्राइस थी उसके ऊपर किसी भी प्राइस को टच करने नहीं दिया। मतलब कि ये जो आपका पॉइंट था ये आपका क्या था, दिस इज अ सप्लाई पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ रही है पर यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रैप कर लेते हो मार्केट को, राइट। अब आज के दिन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो बाइंग आई थी, ठीक है, इस एरिया से बाइंग आई। जब बाइंग आई तो आपने क्या किया, उन जो विक्स को कवर करते हुए एक पूरा एक एरिया यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब इस एरिया में प्राइस आया बढ़ा, सेकंड टाइम जब इस एरिया में प्राइस आया बढ़ा, थर्ड टाइम क्या करता है ये प्राइस इस पूरे एरिया को कवर करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है कैंडल। मतलब कि अब हमारे लिए ये एरिया वैलिड नहीं है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अब इस एरिया को आपको भूल जाने का, आपके लिए ये एरिया वैलिड है। और आप अगर इस एरिया को मार्क करके लेके चलोगे जो आपका हाई है, ठीक है, कल का जो हाई है, प्रीवियस डे हाई, वो एक अच्छा सप्लाई जोन भी है। तो ये दोनों जोन को हम निफ्टी में मार्क करके चलेंगे कल के दिन में, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिंपली सीपीआर का इंडिकेटर मार्क करना है और प्राइस को हम कैप्चर करेंगे इन 1, 2 और ये 3 पॉइंट के बीच में। और जो हमें ट्रेड मिलेगा इन 3 पॉइंट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ट्रेड सेटअप इन 3 पॉइंट में क्या होगा, राइट। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ रही है तो मुझे यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो हम हमेशा इन 3 लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हैं। अगर प्राइस लो के पास है तो मुझे सीपीआर का टारगेट मिलेगा, हाई के पास है तो मुझे यहाँ पे सेल का टारगेट मिलेगा सीपीआर का, ठीक है। अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है इसके अंदर, ओके। और ट्रेड सेटअप को क्लोजली देखने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे इसमें। 3 मिनट का चार्ट यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो 5 मिनट की कैंडल है वो आपकी ऑलरेडी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, सारे इंट्राडे ट्रेडर्स 5 मिनट की कैंडल यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े स्काल्पर होते हैं वो 1 मिनट की कैंडल यूज़ करते हैं। तो मुझे एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जिसमें दो 5 मिनट की कैंडल को मैं कवर कर पाऊँ। तो 3 मिनट की कैंडल क्या करती है कि इस 3 मिनट के अंदर, ठीक है, पहले 3 मिनट में एक कैंडल बनेगी, ठीक है। 3 मिनट के अंदर क्या होता है, 3 मिनट में 3 + 3, राइट। मुझे 6 मिनट का टाइम फ्रेम दिखता है, फर्स्ट 3 मिनट और नेक्स्ट कैंडल में 3 मिनट का टाइम फ्रेम। और ये 5 मिनट के अंदर क्या होता है, आपको ये पूरी की पूरी कैंडल एक ही बार में दिख जाती है, ठीक है। थोड़ा हमें इसको ब्रेक करना है, इसलिए हम 3 मिनट की कैंडल को, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको हाई टाइम फ्रेम तो देख के चलना ही है, बट आप 3 मिनट की कैंडल को देख के इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो जिसमें हमने मार्क किया प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और सीपीआर को। उसके अलावा हम मार्क करते हैं एक्सट्रीम स्विंग हाइज एंड एक्सट्रीम स्विंग लोज को। जब आप इतना प्लान करके चलते हो आज के दिन में, तो कल के दिन में ऑलरेडी आपके पास एक एरियाज़ होंगे जिन एरियाज़ में आप ट्रेड करने वाले हो, जिन एरियाज़ में आप प्लान करते हो कि मैं इन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करूँगा, ठीक है। एज्यूम करो आप हंटिंग कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ लाइक हंटिंग, ठीक है। अब हंटिंग में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, किलोमीटर एरिया होता है
जिसके अंदर हमें कोई भी एनिमल मिल सकता है हंटिंग करने के लिए। बट हम इस किलोमीटर एरिया को हम कैसे कवर करेंगे, हम उस पॉसिबल है हमारे लिए उस किलोमीटर एरिया के अंदर ढूंढना और उसको फाइंड करना? ऐसा नहीं होता। हमें फाइंड आउट करने एक ऐसे पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे उस पर्टिकुलर एनिमल के आने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, ऐसे एरियाज कौन से हो सकते हैं? वाटर बॉडी हो सकती है। तो वाटर बॉडी आपको पता है कि कोई भी एनिमल होगा उस वाटर बॉडी के पास में दिन के दौरान आएगा ही, राइट? तो आप ऐसे एरियाज़ के ऊपर पहले से प्लान करके बैठे होते हो, वेट कर रहे होते हो कि कब उस एनिमल को आप उस एरिया में स्पॉट करोगे, और जब वो इस एरिया में आएगा तो आप उसको ऊपर ट्रिगर करोगे या फिर आप उसको हंट करने का ट्राई करोगे। ठीक है, तो आपके पास 10-20 किलोमीटर का एरिया होता है तो उसको आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ट्रेड भी उसी मेंटालिटी के साथ करनी है जैसे हम हंटिंग करते हैं। ठीक है, जब आप उस मेंटालिटी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप समझ पाते हो कि ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। ठीक है, एक सिंपल मेथड है जिसके अंदर आपको वेट करना है, एक इम्पोर्टेंट एरियाज डिफाइन कर लेने हैं। तो मैंने क्या किया है, ये पूरा आपका एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज में आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करके बैठे हुए हो। जब भी प्राइस उन इंपॉर्टेंट एरियाज पे आती है आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपने अपने चार्ट पे आज के दिन में एरिया इनको मार्क कर लिया। कल का दिन जब मार्केट स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी आपने प्री मार्केट प्लान करके बैठे हुए हो कि आज के दिन में मैं इन जोन्स को ट्रेड करूंगा या फिर इन एरियाज पे प्राइस को देखूंगा, उनको ट्रेड करूंगा बस, और फिर आपको वहाँ पे प्राइजेक्शन देख के ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये तो है आपके स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो प्राइस के साथ चेंज नहीं होते। स्टैटिक इसलिए कि जो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ये पूरे के पूरे स्टैटिक रहेंगे पूरे प्राइस या दिन के दौरान में, आपको कोई भी इनमें चेंज देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको हमारे बुक में मिल ही जाएंगी। थोड़ा लंबा रहेगा ये आज का सेशन क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है ऑलरेडी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी मार्केट में ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अब हम आते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट वो है आपका मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज। ठीक है, सो मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने टाइप की होती है, ठीक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मूविंग एवरेज होती है हमारे पास दो टाइप की, एक होती है आपकी सिंपल, एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज को हम कैसे लिखते हैं, एस एम ए, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे लिखते हैं, ई एम ए। ठीक है, तो दो टाइप की मूविंग एवरेज होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राइट, इतना समझ में आया। अब सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज को देखते हैं। ठीक है, तो मूविंग एवरेज हमेशा ड्रॉ करते हैं हम किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये अगर मैं लिख रहा हूँ कि मुझे ड्रॉ करनी है 20 EMA, अगर मैंने बोला 20 EMA ड्रॉ करी है मैंने। ओके, अगर मैं किसी चार्ट के ऊपर 20 EMA ड्रॉ करता हूँ तो सबसे पहले वो क्या करेगा मेरा कंप्यूटर, कि वो कितने टाइम फ्रेम पे उस चार्ट को मैंने ड्रॉ किया। अगर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है चार्ट को, तो पिछली 20 कैंडल देखेगा 5 मिनट की। कितनी कैंडल देखेगा, 20 कैंडल देखेगा 5 मिनट की, और उनकी मूविंग एवरेज को प्लॉट करेगा चार्ट के ऊपर। ठीक है, राइट। अगर मैंने 1 घंटे का चार्ट प्लॉट किया हुआ है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इट मीन्स वो 1 घंटे की कैंडल देखेगा और उसके बाद फिर आपकी ईएमए को प्लॉट करेगा। तो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी ईएमए कैसे प्लॉट होने वाली है या फिर आपकी एसएमए कैसे प्लॉट होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है, तो मान लो कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, और मुझे देखना है कि प्राइस पिछले दिनों कैसे ट्रेड कर रही है या फिर कैसे उसका मूवमेंट है, या पिछले 20 कैंडल में कैसा मूवमेंट है। तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करूंगा तो उस ईएमए क्या करेगी, पिछली 20 कैंडल को देखेगी, और पिछली 20 कैंडल पे अगर मैंने सेटिंग में रखा है कि क्लोज प्राइस को मुझे प्लॉट करना है,
तो पिछली 20 कैंडल की जो क्लोज प्राइस होगी उनको प्लॉट करेगी, ठीक है, उसको प्लॉट करेगी और उनमें से जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन को आपको चार्ट पे दिखाएगी और ऐसे आपकी मूविंग एवरेज ड्रॉ होती है। मूविंग एवरेज से फ़ायदा क्या होता है कि आपको उसका एवरेज प्राइस पता चलता है कि पिछले 20 टाइम फ्रेम या पिछले 20 कैंडल में जो प्राइस थी, मतलब कि अगर आपका कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पिछली 20 कैंडल पे जो प्राइस चल रही थी मार्केट में, करंटली जो प्राइस है उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। इट मीन्स मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। अगर प्राइस इससे नीचे ट्रेड कर रही है तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटिमेंट। तो आप ऐसे मूविंग एवरेज को एज्यूम कर सकते हो, आप ऐसे उनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, वो बेसिकली क्या करती है, आपके 20 कैंडल्स को देखेगा और उस 20 कैंडल की जो क्लोज प्राइस होगा उनको सबको प्लॉट कर देगा सिंपली। ये आपकी होगी सिंपल मूविंग एवरेज। अब उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ है हमें, कि प्रॉब्लम यह है कि अगर जब भी हम 20 कैंडल को देखते हैं, ठीक है, 20 कैंडल काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो इस सिंपल मूविंग एवरेज में जो ट्रेंड है उसको पूरे पूरे ट्रेंड पे उसको प्लॉट करेगा। बट मुझे ऐसा चाहिए, ऐसी मूविंग एवरेज चाहिए जो जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट है, यानी पिछले 5 या पिछले 10 कैंडल को डेटा पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे और जो लास्ट डेटा पॉइंट यानी 20 पॉइंट दूर है ये वाली जो प्राइस है उसको कम इंपॉर्टेंस दे। मतलब कि एक ऐसी मूविंग एवरेज जो रीसेंट प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस एक्शन को। तो उस मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करती है कि इन जो पॉइंट है इनका वेटेज बढ़ा देता है, ठीक है, और ये जो प्रीवियस डेटा पॉइंट है उनका वेटेज कम कर देता है, ठीक है। तो टेक्निकली जो मूविंग एवरेज आपकी प्राइस के ज़्यादा क्लोज होके चलेगी वो होगी आपकी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि रीसेंट डेटा पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके प्लॉट हुई होती है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। इतना ज़्यादा पीएचडी हमें दोनों मूविंग एवरेज में करना नहीं है, ठीक है, सिंपल आपको चार्ट पे ही मिल जाता है। बट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे कैसे ही मूविंग एवरेज प्लॉट हो रही है और क्यों ईएमए और एसएमए के बीच में डिफरेंस आता है, तो आपको यहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मैं इनको हटा देता हूँ, फैक्टर्स को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है मूविंग एवरेज। इंडिकेटर्स में जाऊँगा, राइट, यहाँ पे मेरे पास है टी एम ए डाइवर्जेंस, टीएमए थिंक इट इज नॉट द सेटिंग्स। मूविंग एवरेज इसमें है बट पहले से अलग है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इंडिकेटर मूविंग एवरेज, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल मूवी एवरेज वाला इंडिकेटर है बट उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अभी सिंपली मूविंग एवरेज लगाते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप मूविंग एवरेज, ठीक है, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे बता देगा आपको। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे आएगा सिंपल। दोनों मूविंग एवरेज को अपने अप्लाई करते हैं, सिंपल को अप्लाई किया और एक्सपोनेंशियल को भी अप्लाई किया, ठीक है। दोनों का ड्यूरेशन क्या है, 5 मिनट का। तो मैं डिफरेंस बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, ईएमए जो है उसकी सेटिंग में जाके उसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं रेड कलर का, ठीक है। सो जो रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है वो आपके प्राइस की ज़्यादा क्लोज रह के ट्रेड करेगी कंपेयर टू जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, बट एक माइनर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्लू होगी वो काफ़ी दूर दिखेगी कई बार, पर जो रेड होगी आपको पास में ट्रेड करेगी। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसएमए एंड ईएमए। ईएमए आपके रिसेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है और एसएमए सारे डेटा पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट देती है, ठीक है। समझ में आया इतना? 2 मिनट में पॉज कर रहा हूँ, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा, राइट। इतना समझ में आया? सो आई होप आप चार्ट पे इसको अप्लाई करोगे। फिर से बता देता हूँ मैं एक बार आपको कौन कौन से इंडिकेटर हैं यहाँ पे मेरे पास। एक तो CPR है, RR0055, ठीक है। फिलहाल ये इंडिकेटर लगाना सीखो, फिर आपको लगाना है
यहाँ पे हमिंग वर्ड का मूविंग एवरेज रिबन है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखोगे तो जो इंडिकेटर आते हैं आपको सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल वो आपको अप्लाई करने हैं। पर्सनली मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप है प्राइस एक्शन। क्यों प्राइस एक्शन मेरा फेवरेट है? बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप मिलते हैं वो मेरे को जल्दी मिलते हैं कंपेयर टू मूविंग एवरेज के। मूविंग एवरेज है ट्रेलिंग इंडिकेटर। ट्रेलिंग का मतलब होता है कि आपको वो डेटा जो देता है वो थोड़ा टाइम के बाद देता है, ठीक है। प्राइस होने के बाद बनता है, और ये जो आपके पिवट पॉइंट हैं ये आपके लीडिंग इंडिकेटर हैं। इट मीन्स मार्केट आज सुबह यहाँ पे स्टार्ट होगा, इससे पहले ही आपको ये सारे जोन बन चुके होंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि मूविंग एवरेज जो होती हैं आपकी वो होती हैं आपकी ट्रेलिंग इंडिकेटर, वो प्राइस के बाद बनती हैं। और जो आपका पिवट पॉइंट हो गए, सीपीआर हो गए, वो आपकी प्राइस के पहले बन जाती हैं। इसीलिए ये लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, ये ट्रेड आपको जल्दी देते हैं कंपेयर टू ट्रेलिंग इंडिकेटर। जो भी ट्रेलिंग इंडिकेटर होते हैं उनमें आपको ट्रेड लेट मिलता है, आपको प्रॉफिट करने के चांस जो होता है, रेंज होती है वो कम हो जाती है। और लीडिंग इंडिकेटर हैं हमारे पास ये प्राइजेक्शन वाले, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गए, सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गए, ये सब आपके लीडिंग इंडिकेटर हैं। इनमें आपको प्राइजेक्शन अगर आप स्पॉट करते हो तो आपको अच्छा खासा सेटअप जल्दी मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बचता है, आई थिंक मेरे को आज कवर कर लेना चाहिए, दैट इज़ अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको कल से, ठीक है। सो मैंने आपको बताया आपको ट्रेडिंग करनी है 3 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर आपको एनालिसिस के लिए आपको टाइम फ्रेम यूज़ करनी है बड़ी वाली, ठीक है। सो अगर आप इंडियन मार्केट देख रहे हो तो सबसे बड़ी टाइम फ्रेम आपको आती है डेली। इंटरडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए सबसे बड़ी टाइम फ्रेम हमारी आती है डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या देखते हो वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका डेली का चार्ट है, आप ध्यान से देखोगे आपको ये ओवरव्यू मिल रहा है कि प्राइस में हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी ने क्या किया था, 18,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था, 18,500 तक पहुंचा, और उसके बाद काफ़ी दिन तक 18,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करता रहा, 15,000 तक गया। फिर दूसरी बार फिर से निफ्टी ने 18,000 का लेवल बनाया यहाँ पे, बस उसके बाद फिर से निफ्टी गिरा, और अभी वापस से निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई बनाया है, निफ्टी अराउंड 20,000 का लेवल। अब यहाँ पे जितनी चीज़ मैंने आपको बताई दोनों चीज़ में कॉमन है कि जब भी निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाता है उसके बाद कुछ देर तक करेक्ट करेगा, कुछ टाइम तक करेक्ट करता है, ठीक है, राइट। सो ये जो प्राइस रेंज है आपकी 20,000 और ये है आपका 19,200, राइट। सो इस प्राइस रेंज पे जो निफ्टी है वो लॉन्ग टर्म में ट्रेड करेगा। हम जो ट्रेड करते हैं इंटरडे पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एक दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, आज की कैंडल देखते हैं और उसके नियर में कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है वो देखते हैं। किसी भी दिन निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनेगी कि आपके ये जो इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सप्लाई है उसको, या इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ डिमांड है उसको कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो हम सिर्फ नियर बाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। नियर बाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आप इसको मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्राइस बड़ी थी, अनसर्टेनिटी बनी है, और उसके बाद वापस से एक रेड कैंडल हमारे पास यहाँ पे मिली है, ठीक है। और जो प्रीवियस डे का हाई एंड लो लेवल है वो ऑलरेडी आपके सीपीआर के इंडिकेटर में ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कल चार्ट देखोगे इसको तो आपको प्रीवियस डे के हाई लो लेवल मतलब कि आपको ये वाला लेवल और आपका ये वाला लेवल कल के दिन में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है निफ्टी के अंदर, ये जो दो कैंडल है ये आपकी डोजी बनी है और ये सेम डोजी ही है, राइट। डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, मतलब कि ये दोनों की दोनों कैंडल क्या बता रही है आपको, अनसर्टेनिटी बता रही है। मतलब कि मार्केट अनसर्टेन है, ना ही बुलिश ना ही बेरिश, ठीक है। टेक्निकली अगर देखा जाए इस चीज़ को, ठीक है, तो हम देखते हैं एक रेंज के हिसाब से, ठीक है। ये आपका लोएस्ट था, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या करता हूँ उसको, मैं उठाता हूँ उसको एक रेंज की तरह कंसीडर करता हूँ मैं उसको, ठीक है। फिबोनाची फिबोनाची कल करेंगे, पर मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। हमने यहाँ से फिबोनाची को अप्लाई किया यहाँ तक, कल हम जरूर फिबोनाची को देखेंगे, ठीक है। हमने अप्लाई किया फिबोनाची को यहाँ पे, और तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे
ये जो एरिया था 0.6 का, अप टू 60% का करेक्शन, अप टू 60% का करेक्शन मुझे यहाँ तक मिला। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा करेक्शन और मिले, ठीक है, राइट, थोड़ा करेक्शन और मिले, किस तरफ, ऊपर की साइड। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो निफ्टी है वो अब यहाँ से एक अपसाइड, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया ये तो, एक अपसाइड मूवमेंट ले, ठीक है, राइट, एक अपसाइड मूवमेंट ले, और उसके बाद फिर डाउन साइड में जाके इस एरिया से वापस लिक्विडिटी ग्रैब करे और वापस से एक नया हाई क्रिएट करे, ठीक है। सो ऐसे आप डेली बायस क्रिएट करते हो। डेली बायस हमेशा डेली कैंडल पे क्रिएट होता है। आपको देखना होता है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करना चाहता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। सो ऐसे आप डेली बायस क्रिएट करते हो। मैंने क्यों ऐसा बताया, क्योंकि किसी भी प्राइस के अंदर आप देखोगे कि जो करेक्शन होता है, ठीक है, प्राइस के अंदर जो करेक्शन होता है कि हमेशा मार्केट क्या होता है, एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हमेशा ऊपर नहीं जाएगी, करेक्ट करेगी। तो अच्छा करेक्शन क्या होता है कि ये हाई जो इस लाइन को ड्रॉ किया, हमको क्या करना है, इसका ये लो पॉइंट और इसका ये पॉइंट को मार्क करा। अब हम देखते हैं कि मार्केट करेक्ट कहाँ तक करता है, तो 0.6, 0.5, ठीक है, 0.6 यानी 60% करेक्शन हो गया। मतलब ये अगर 100 पॉइंट का मूव है तो यहाँ पे प्राइस वापस से यहाँ पे आके 40 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है मार्केट में, ऑलरेडी 60% करेक्शन हो चुका है। तो अब वापस से यहाँ पे क्या आ सकती है, डिमांड आ सकती है और आपको नया हाई यहाँ पे देखने मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपका डेली बायस होता है। आप हमेशा डेली बायस ऐसे क्रिएट करते हो, कितना करेक्शन हो गया है बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट, यही होता है। इसको आपको देखना है प्रॉपर, तो आपको समझना होगा लिक्विडिटी कैसे काम करती है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो रेंज है, अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये करेक्शन कितना था, ये बॉटम है, ये टॉप है, करेक्शन कितना है, 0.5, 0.6 के एरिया से मार्केट वापस बढ़ा, ठीक है, नीचे की साइड। अब ये वाला वेव जाके यहाँ पे जाके गिरा, है ना। उस टाइम पे निफ्टी एक ही डायरेक्शन में काफ़ी बढ़ रहा था, है ना। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वेव आया, है ना। पर मार्केट ने करेक्ट कितना छोटा किया है। सो हमें पता है कि मार्केट को करेक्ट करना ही है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है उससे एग्जैक्ट 100% करेक्शन मार्केट ने यहाँ से दिया है। कितना करेक्शन दिया है, 100%, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट था ये फेक ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने। उसके बाद इस वेव को जो करेक्ट करना था, अगर ये वेव अच्छी वेव होती, अगर मैं अच्छा करेक्शन किसको बोलता, ये वेव अगर करेक्ट करती, कॉन्फिडेंस मुझे कब होता कि जब ये वेव आके 0.5 या 0.6 तक करेक्ट करती है और वहाँ से मुझे अच्छा वेव मिलता, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये वाला लेवल ब्रेक होके अब निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगी। पर ये जो करेक्शन था ये करेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था। इट मीन्स वी नो दैट कि मार्केट विल करेक्ट, और मार्केट ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी को करेक्ट करता है, एग्जैक्टली आपके इस वेव के 100% करेक्टर को कैप्चर करता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम कोई भगवान नहीं है मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले, पर मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप बन सकते हो भगवान मार्केट में अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ मैं, कुछ भी तामझाम नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल है। आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, और क्यों एग्जैक्टली हमारे लेवल से मार्केट जा रहा है, क्योंकि प्राइस हमेशा ऐसे ही एक्ट करती है। जो प्राइस की थियरी है वो ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि प्राइस ने ये हाई बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया। अब अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, अगर इस हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे अप साइड में, तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि प्राइस नया हाई बनाने जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिलेगी निफ्टी में, और निफ्टी यहाँ तक करेक्ट करेगी, कहाँ तक, फर्स्ट सप्लाई जोन जो है, या सॉरी डिमांड जोन जो है आपका यहाँ पे, राइट, निफ्टी आपकी यहाँ तक करेक्ट कर सकती है, राइट। उसके बाद सेकंड आपका डिमांड जोन आएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे लेवल्स को मार्क कर सकते हो, और जो 100% करेक्शन होगा वो होगा आपका 16,900, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, अच्छी चीज़ क्या है, ये जो हमारा वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपसाइड,
निफ्टी ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी है 0.5 0.6 मतलब 60% करेक्ट कर चुकी है। अब मुझे अपसाइड मूव चाहिए, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, अपसाइड मूव चाहिए। अगर निफ्टी यहाँ पे और ज़्यादा डाउन साइड आती है 0.7 तक, तो ये वाला लेवल आपको मिल ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, और फिर आपको एक अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम देखने मिलेगा, ठीक है। सो अगर निफ्टी यहाँ से टर्न हो जाती है तो अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि नया हाई बनाएगी निफ्टी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 0.5 0.6 पे लिक्विडिटी लेके ऊपर आ रही है, मतलब कि अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगी, नया हाई बना पाएगी। अगर ये करेक्शन छोटा सा होता और यहाँ पे नया हाई बना लेता, तो क्या होता है, वो छोटा सा ये जो करेक्शन होता है वो होता है छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, अरे निफ्टी ने नया हाई बना लिया, बढ़िया मोमेंटम है, यहाँ पे बाय करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि वो ज़िंदगी का उसका सबसे बड़ा हाई हो, उसके बाद निफ्टी जो है नीचे गिरे और इस लिक्विडिटी को कैप्चर करे, तो उनको जो लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक का लॉस वो लोग बेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए लोगों को लॉस होता है, ठीक है। एक अच्छा करेक्शन क्या होता है, 50-60% करेक्शन होता है, वो अच्छा करेक्शन होता है। कल हम फिबोनाची को देखेंगे एज अ टूल, ठीक है। फिलहाल इतना कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। बट आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स, ठीक है। अब मुझे अगर कल ट्रेडिंग करना है तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे कैंडल कैसी बनी है। तो सबसे पहले कैंडल क्या बनी है, दिस अनसर्टेनिटी, मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। बट अगर मैं देखूंगा वेव के अंदर तो मार्केट यहाँ से अपसाइड, तो मेरा जो बायस बनेगा दैट विल बी अ बुलिश बायस। यहाँ पे मुझे डोजी मिल रही है, और यहाँ पे अगर मुझे कहीं कल एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो मार्केट विल टर्न अपसाइड, ये मेरा बायस बनेगा। जो हाई एंड लो लेवल होंगे आज के दिन के, वो ऑलरेडी आपको आपकी जो कैंडल होगी, आपकी जो सीपीआर का सेटअप होगा वो बता देगा। अगर आपको खुद मार्क करने हैं तो आप उसको ऐसे मार्क कर सकते हो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। आपको सीपीआर के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप ऐसे उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है, राइट। ये हो गया आपका। अब कल के दिन जो पिवट पॉइंट होगा, मतलब सेंटर पॉइंट क्या आएगा, ये आपका हाई है, ये लो है, और क्लोजिंग कहीं यहाँ आई है, तो इन तीनों का जो एडिशन होके बनेगा पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, राइट। तो आपका सी पी आर अराउंड यहाँ होगा। तो दोनों साइड अप साइड एंड डाउन साइड आपको अच्छी खासी रेंज मिलेगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। समझ में आया इतना। अभी हमने डेली पे मार्क करा, अब हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, उस लाइन के नीचे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाली कैंडल और ये वाले दोनों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर लेना है, और आपको यहाँ पे भी एक लेवल को मार्क कर लेना है। ये हम बना रहे हैं हम लोग मैन्युअली, ठीक है। फिर हम जाएंगे हाई पॉइंट पे, तो ये हाई पॉइंट हमने मार्क कर लिया ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हाई पॉइंट हमने मार्क कर लिया ये वाला, ठीक है। ओके, जो हमने फैक्टर्स मार्क करे, ये हमने लेवल मार्क कर लिए। फिर हम आ जाएंगे हमारी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में हम देखेंगे कि हमें जो लेवल्स हम मार्क करके आए हैं 4 आवर 1 आवर और सॉरी 1 डे 4 आवर पे, वो लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। उन लेवल्स पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, राइट। आपको उन लेवल को मार्क कर लेना है। कल के दिन में क्या करेंगे, हम इन लेवल्स को देखेंगे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है इन लेवल्स के ऊपर। तो ये आपका प्रीवियस डे का हाई लो है, ठीक है। ये आपके आवरली हाई लो, हमने जो स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करे थे वो है, ठीक है। तो आप ऐसे मैन्युअली भी हाई लो मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया, ओके। दिस इज़ द वन ऑफ दी वे, आप ऐसे ट्रेड सेटअप कर सकते हो। आप मैन्युअली ट्रेड सेटअप कर सकते हो, जो आपकी सीपीआर के अंदर सेटअप बनता है वो। और आपका लास्ट में आता है मूविंग एवरेज, आप उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो कल के दिन हम इसी का एडवांस वर्जन करेंगे, दैट इज़ आवर एक कैमरिला पिवोट आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपका फिबोनाची। तो फिबोनाची हो जाएगा, कैमरिला पिवोट आ जाएगा, मूविंग एवरेज हो गया। तो कल का दिन है हमारा बुधवार, तो गुरुवार शुक्रवार और जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल और चार्ट पे रहने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा आगे का लर्निंग हमारा चार्ट पे ही होने वाला है, ठीक है। सो अगर आपका चार्ट सेटअप नहीं है तो आपको कर लेना है, और आपको ग्रुप के अंदर आज अपना चार्ट सेटअप पक्का स्क्रीनशॉट भेजना है कि मेरा ट्रेडिंग व्यू का सेटअप हो गया है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम कल का सेशन नहीं लेंगे,
तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चार्ट का जो सेटअप है उसको ग्रुप में डालिए, ठीक है। और जब सबका चार्ट सेटअप रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो हम कल के सेशन में आगे फिबोनाची और कैमरिला पिवोट और फिर हम मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू कैमरिला, थ्रू सीपीआर, कितने टाइप के मार्केट डेज होते हैं वो कल के दिन में कवर करेंगे। कल भी सेशन हमारा 1.5 से 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। बट आपको काफ़ी सारी लर्निंग आज के दिन में और कल के दिन में मिल जाएगी, जिसको हम परसों से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे, गलतियों को करेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको और एडवांस वे में जाएंगे, राइट। समझ में आया इतना? मिलते हैं कल, टेक केयर। इसको करते हैं बंद।